हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। और आज हम आपके लिए ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये क्वेश्चंस है कि भूकंप क्या है एवं इसके कारणों का वर्णन करें। यानी भूकंप क्या है और इसके आने के क्या क्या कारण है, उसके बारे में हमें वर्णन करना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जामिनेशन से पूछा जा चुका है, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। प्लस में विद्या के इस पेपर में भी ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, जिसका सॉल्यूशंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यानी जो साधारण भाषा होती है, यानी बोलचाल की भाषा में हम भूकंप को कंपन का नाम भी देते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। यानी भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, मीन्स इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। भूकंप जो है वो प्राकृतिक तरीके से ही होता है, प्राकृतिक ढंग से होता है। और यह घटना के पीछे जो कारण है कि ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। भूपटल पर जिस प्रकार अन्य प्राकृतिक शक्तियाँ कार्यरत हैं, उसी प्रकार भूकंप भी भूपटल की आंतरिक शक्तियों में से है, जो कि प्रकृति की विनाशक शक्ति है। यानी भूकंप एक काफ़ी ज़्यादा विनाशक शक्ति है दोस्तों। प्राकृतिक वातावरण में मानव द्वारा स्थापित सांस्कृतिक भूदृश्यों को यह क्षण भर में धराशायी एवं विलीन करने की शक्ति रखता है। मीन्स जो मानव द्वारा जो निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, जैसे कोई घर है, तालाब है, नदी है, स्कूल है, इन सब को जो भूकंप है वो पल भर में यानी क्षण भर में धराशायी एवं विलीन करने में की शक्ति रखता है। भूकंप का इतना ज़्यादा विनाशकारी है दोस्तों। इतना ही नहीं, यह प्राकृतिक का वह उपद्रव अथवा भूडोल है जो कि पृथ्वी को केवल कपकपाता एवं हिलाता ही नहीं बल्कि झुला भी देता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों भूकंप कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक वैज्ञानिक हैं मोंकहाउस ने भूकंप को परिभाषित किया है कि भूकंप धरातल की वह कंपन या दोलन क्रिया है जो कि धरातल के ऊपर अथवा नीचे चट्टानों के निचलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में यकायक विक्षोभ की अवस्था से प्रारंभ होती है। उसी प्रकार एक और साइंटिस्ट हैं यानी भूगर्भ शास्त्री जो हैं सेलिसबरी के अनुसार भूकंप धरातलीय वे कंपन है जो व्यक्ति से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। अब जो भूकंप है उसका माप हम किससे करते हैं, यानी भूकंप को हम नापते किससे, उसके बारे में पढ़ना है। तो भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपित तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यानी जो भूकंपीय घटनाएं हैं उसका जो मापन होता है, यानी उसको हम मापने के लिए उसके जो तीव्रता है यानी कितना स्पीड से वो भूकंप आया उसके अनुसार हम भूकंप को हम माप सकते हैं। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रेक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। यानी भूकंप को हम भूकंप को मापने वाले स्केल को हम रेक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। और भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। यानी इस मापनी में जो भूकंप का जो स्केल है, जो रेक्टर स्केल है, उसका जो मापनी है वो 0 से 10 तक है। अब भूकंप के कारण हम देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में दूसरा प्रश्न था इस क्वेश्चन में, भूकंप आने के कारण क्या क्या है। तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप भी प्रायः भूमि के उस कमज़ोर भाग से में आया करते हैं जहां ज्वालामुखियों का उजागर होता है। यानी भूकंप बेसिकली उस भाग में आता है जहां भूमि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार ज्वालामुखी और भूकंप दोनों क्रियाओं के एक से ही कारण तथ्य दशाएं आदि हैं। यानी कई सारे भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि ज्वालामुखी और भूकंप दोनों क्रियाएं जो हैं वो एक ही कारण से आती हैं। इसी आधार पर भूगर्भवेत्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों का पर्यवेक्षण एवं अध्ययन कर भूकंप आने के निम्न स्पष्ट किए हैं। अब भूकंप के आने के कुछ कारण हैं, जिसमें से पहला है भूपटल भ्रंश, इसे हम फॉल्टिंग भी कहते हैं। भूगर्भीय बलों के कारण
से उत्पन्न दबाव तनाव के कारण धरातलीय चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। इससे भ्रंश घाटी एवं अवरोधी पर्वतों का निर्माण होता है। इस निर्माण काल में चट्टानों ऊपर नीचे तथा इधर उधर खिसकती है, अतः इसके अचानक खिसकने से भूकंप उत्पन्न होता है। यानी जो भ्रंश घाटी में जो चट्टानों के इधर उधर खिसकने से बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है और ये भूकंप का एक कारण बन जाता है। दूसरा हमारा कारण है ज्वालामुखी क्रिया, वॉल्केनोस एक्टिविटीज। यहाँ आपका सी होगा। तो ज्वालामुखी भूकंप क्रिया की प्रमुख सहायक क्रिया मानी जाती है। जहाँ ज्वालामुखी का उजागर होते हैं वहाँ भूकंप अवश्य आते हैं। यानी पर जहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी का जो विस्तार होता है वहाँ पर भूकंप क्रियाएं अवश्य ही आते हैं। क्योंकि हमने अभी पिछले ही समय में पढ़ा था कि जो भूकंप और ज्वालामुखी है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा समूहित क्रिया, यानी भूकंप आएगा तो ज्वालामुखी रहेगा तो भूकंप जरूर आएगा। इस क्रिया के द्वारा आए हुए भूकंपों के उदाहरण में 1883 में जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जलमंड मध्य क्राकाटोवा द्वीप के विस्फोट के पश्चात आया भयंकर भूकंप है, जिसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों तथा 8000 मील दूरी तक देखा गया था। यानी ज्वालामुखी से जो भूकंप आया था उसका एक जो जीता जागता उदाहरण है वो 1883 में आया हुआ भूकंप था, जो जावा और सुमात्रा के बीच आया था और जिसका प्रभाव क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं 8000 मील दूरी तक देखा गया था। तीसरा हमारा जलीय भार, प्रेशर ऑफ एक्यूमुलेटेड। कुछ भूगर्भवेताओं का कथन है कि धरातल पर जिन भागों में जल भरा हुआ है जैसे झील तालाब आदि, उनके नीचे स्थित चट्टानों में भार व दबाव के कारण हेरफेर होने लगता है। यदि यह परिवर्तन अचानक शीघ्रता से होता है तो भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भूकंपीय स्थिति अस्थायी झील जलाशय एवं तालाबों में नहीं होती है, क्योंकि वह तो काफ़ी समय बाद अपनी संतुलन स्थिति को स्थापित कर लेते हैं। यह भूकंपीय क्रिया तो मानव द्वारा बनाए गए पदियों पर बड़े बड़े बांधों की योजनाएं, मानव द्वारा बनाए गए जलाशय आदि में जल एकत्रित हो जाने से, भार एवं दबाव के घटने बढ़ने से ऐसे भागों पर भू संतुलन की क्रिया का प्रादुर्भाव होने लगता है तथा भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी जो जलीय भार है वो जलीय भार की वजह से जो भूकंप आता है उसमें जो नॉर्मल जो पानी होता है जैसे तालाब नदी झील, इसका कोई हाथ नहीं रहता है। जो मेन हाथ रहता है वो मानव द्वारा बनाए गए जो जितने भी प्रकार के जो डैम होते हैं उसी की वजह से भू संतुलन की जो व्यवस्था है वो बिगड़ती है और भूकंप आता है। जो अगला पॉइंट है वो है भू संतुलन में अव्यवस्था, आइसोटेटिक डिस्टर्बेंस। यह स्थिति भी भूकंप को बढ़ावा देती है, क्योंकि जब कोई नव उदित पर्वतों पर जब अनाच्छादित की क्रिया प्रारंभ होती है और पर्वत का सारा मलबा कट कट कर सागरों की तली में एकत्रित होता रहता है। जिस स्थान पर्वत से लगातार मलबा कट कट कर नीचे की ओर सागर में बहता जाता है, ऐसी परिस्थितियों में पर्वतों पर भार कम तथा सागरों में अधिक होता जाता है और पृथ्वी की संतुलन अव्यवस्था हो जाती है तथा भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार भूस्खलन की स्थिति होने से भूकंप आ जाते हैं। उदाहरण के लिए 4 मार्च 1949 को हिंदू को पर्वत पर संतुलन की अव्यवस्था के कारण ऐसा ही भूकंप आया था। यानी इसका कहना है कि जब कोई पर्वत किसी समुद्र के तट पर होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ जो पर्वत का जो ऊंचा जो चोटी है वो कट कट कर समुद्र पर जाने लगता है, जिससे जो भार है पृथ्वी का यानी भू संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है, क्योंकि जो पर्वत का सारा भार होता है वो समुद्र में आकर मिलने लगता है और जो पर्वत का भार है वो हल्का हो जाता है, जिस कारण ये हमारे भूकंप की अवस्था को ये पैदा करता है और जिससे हमें भूकंप देखने को मिलता है। हमारा अगला पॉइंट है प्लेट विवर्तनिकी। भूप्लेटों भूमि में धीमी गति से खिसकती है, किंतु कभी कभी इनके खिसकने में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जिससे भूमि में तनाव व दबाव बढ़ जाता है और भूमि दरारों के साथ टूटने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जैसे आप जानते होंगे दोस्तों कि भूमि के अंदर जो प्लेट होते हैं उनमें जो गति होती है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है, परंतु कभी कभी इनके खिसकने में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। यानी जो एक दूसरे से ये पास करते तो काफ़ी कभी रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जिससे भूमि में तनाव बढ़ने लगता है और भूकंप की
जो भूकंप होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा अगला पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है गैस का फैलाव, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। किसी समय किसी परिस्थितियों में भूपटल के नीचे जल प्रवेश करता है तो भूगर्भ में ताप के कारण जल उत्पन्न वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। यही गैस कम दबाव के कारण ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करते हैं। बार बार ऐसे प्रयत्न करने से दबाव के कारण भूकंप आते हैं। यानी जिसका कहना है कि जैसे क्या हुआ कि ये पृथ्वी है आपका और यहाँ पर हुआ। बारिश होने से क्या हुआ कि जो सारे पानी है वो पृथ्वी के अंदर चले गए। पृथ्वी के अंदर जाने के बाद जो सन है यानी जो सूर्य है, सूर्य का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, जिसके कारण ये जल होते हैं वो वाष्पीकरण होने लगते हैं। वाष्पीकरण होने से क्या होता है कि ये गैस दबाव देने लगते हैं भूपटल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे जो जल है वो पृथ्वी के अंदर है और वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ना चाहता है। तो जो पृथ्वी के अंदर है वो उस पर वाष्प बनकर वो प्रेशर लगाएगा, यानी जो गैस है वो भूपटल पर प्रेशर लगाएगा और इस पर प्रेशर पड़ने से पूरा पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है और भूकंप का जो कारण है वो बनता है गैस का फैलाव। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।